गुड इवनिंग। फार्माकोलॉजी कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ठीक है, हो गया था। उसका 2 मिनट रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। मैकेनिज्म, किस तरह से ड्रग काम करती है। तो रिसेप्टर बेस्ड थ्योरी देखी थी। एगोनिस्ट होते हैं जो बाइंड भी करते हैं और रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करते हैं। एंटागोनिस्ट जो बस स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं या बाइंडिंग एफिनिटी होती है बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। कुछ होते हैं जो एंजाइम के थ्रू काम करती है, कुछ होते हैं जो आयन चैनल के थ्रू काम करती है, कुछ होती है ड्रग्स जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू असर दिखाती है। फिर फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन देखा था। ड्रग के एक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था एज, सेक्स, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया, फूड, ड्रग। ठीक है, ये है ना, रूट वगैरह हो गया, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं जो ड्रग के एक्शन को या उसके इफेक्ट को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। ठीक है, उसी में आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग का जाना। ठीक है, जब हमने खाया है तो स्टोमक से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके, टॉपिकली लगाया ध्यान से एब्जॉर्ब होके, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग का जाना ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बायोबिलिटी क्या होता है, कितने अमाउंट में ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड में पहुंचती है, उसको हम उसकी बायोबिलिटी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं। ठीक है, बायोबिलिटी क्या होती है, बायोबिलिटी कितने टाइप की होती है, उसके क्या फैक्टर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी। फिर कुछ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम। ठीक है, ये सारा इसमें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम एब्जॉर्प्शन की बात करें। एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन के पहले हमको जाना पड़ेगा फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनामिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटा एलिमिनेशन, सारा अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। पर पहले फार्माकोकाइनेटिक का मीनिंग क्या है। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी जो होती है हमारी ड्रग के साथ क्या करती है, इसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। इन शॉर्ट हम बोल देते एडीएमई। यदि हमने ड्रग कोई खाई है तो सबसे पहले ड्रग उसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू सिस्टम या फ्लूइड के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, फिर उसको मेटाबोलाइज करती है और उसको एलिमिनेट कर देता है। एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। मतलब बॉडी ड्रग का क्या करती है, तो बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबोलाइज करती है और एलिमिनेट कर देती है। फिर आता है फार्माकोडायनामिक, ड्रग बॉडी का क्या करती है, तो ड्रग का जो एक्शन होता है उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। भाई बीपी कम कर दे, बढ़ा दे, शुगर कम कर दे, यूरिन का आउटपुट बढ़ा दे, फीवर कम कर दे, दर्द बंद कर दे, एनास्थेसिया इफेक्ट दे, जो भी एक्शन होता है, जो इफेक्ट होते हैं उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। तो ड्रग ने बॉडी का क्या किया, हो गया डायनामिक। और बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया था, एब्जॉर्ब किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, मेटाबोलाइज किया, देन एलिमिनेट करते हैं। एडीएमई को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, या फिर पीके क्या होता है, इन शॉर्ट बोल दे तो मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, विद इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। भाई ड्रग गया, एब्जॉर्ब हुआ, फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, सेल्स या फ्लूइड के अंदर गया, वहां से वापस ब्लड में आया, फिर लीवर ने उसको कुछ मेटाबोलाइज कराया, कोई दूसरे ऑर्गन में मेटाबोलाइज हुआ, फिर फाइनली किडनी के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू किसी भी बॉडी से निकल गया, उसको एलिमिनेशन कहते हैं हम। तो एडीएमई को एक साथ बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड, ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड के अंदर जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ड्रग का, ठीक है, स्प्रेड होना थ्रू आउट द बॉडी या डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के अंदर, फ्लूइड के अंदर ड्रग का आना जाना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट फ्लूइड या टिश्यू ऑफ द बॉडी, रिवर्सिबल, ब्लड से जाती है वापस आ जाती है। मेटाबॉलिज्म मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाना या डिग्रेडेशन या उसका चेंज हो जाना इनटू मेटाबोलाइट, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइट बन जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी उसको कहते हैं। मैक्सिमम ड्रग कहाँ मेटाबोलाइज होती है, तो बोले लीवर में। एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन, ड्रग का बॉडी से निकल जाना, या तो ड्रग का निकल जाना या फिर ड्रग मॉडिफाई होकर कहीं में कन्वर्ट होगी हो, मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो, मेटाबोलाइट बने होंगे। तो ड्रग या ड्रग का मेटाबोलाइट, तो अनचेंज फॉर्म या चेंज फॉर्म, चेंज हो जाना मतलब मॉडिफाई हो जाना। तो ड्रग का बॉडी से निकल जाना या उसके मेटाबोलाइट का बॉडी से निकल जाना क्या कहलाता है, एलिमिनेशन। तो एडीएमई, एडीएमई को हम एक साथ क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। अभी हमको आज पढ़ना है एब्जॉर्प्शन को डिटेल में ना, 4 बड़े बड़े टॉपिक है, पर थोड़ा सा काइनेटिक और डायनामिक पहले हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है। तो फार्माकोडायनामिक्स जस्ट उल्टा, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, तो जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट या एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। भाई बीपी कम कर दे, शुगर कम कर दे, ठीक है,
या जो भी एक्शन है वो बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड देयर इफेक्ट, ठीक है। डायनामिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, ड्रग कैसे काम करती है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या होती है, डोज रिस्पांस क्या होता है, उसके थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, पोटेंसी क्या होती है, ये सब एक साथ पढ़ना समझना क्या कहलाता है, डायनामिक्स कहलाता है, ठीक है। तो डायनामिक्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, फैक्टर अफेक्ट मतलब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन वगैरह हमने पढ़े थे, ठीक है। चलो मुद्दे के टॉपिक पे आ जाए हम। एब्जॉर्प्शन क्या है, देन बायोबिलिटी क्या होता है। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड, जहां हमने खाया है लगाया है वहां से ड्रग का ब्लड में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सपोज ड्रग हमने खाई है तो ड्रग स्टोमक से भी एब्जॉर्ब हो सकती है, इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब हो सकती है, सबलिंगुअल रखा तो डायरेक्ट म्यूकोजा को क्रॉस करके ब्लड में चले जाए। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग का जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड बोले हाउ द ड्रग इंटर इनटू द ब्लड, ड्रग ब्लड में कैसे जाती है उसको बोलते हैं हम ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, और उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर भी पढ़ना है, मैकेनिज्म भी पढ़ना है, ठीक है। तो द मैकेनिज्म डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, साइज, आयनाइजेशन वगैरह अच्छे से समझ में आएगा, आगे पढ़ा रहा हूँ मैं। कौन कौन सा मैकेनिज्म है, तो पेसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड पिनोसाइटोसिस। 5 बेसिक मैकेनिज्म अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने किस तरीके से किस मैकेनिज्म या किस तरीके से ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड में चली जाती है, ठीक है। तो पेसिव डिफ्यूजन, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती है वो पेसिव डिफ्यूजन को फॉलो करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चली जाती है। ये मैकेनिज्म है, इनको आगे मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। तो ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो उसके अलग अलग मैकेनिज्म होता है। पहला मैकेनिज्म है पेसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन। मैक्सिमम ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती है पेसिव डिफ्यूजन को फॉलो करती है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण, अधिकता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग अभी खाई होगी, ठीक है। अब बात करें, हमने पैरासीटामोल लिया, कोई भी ड्रग ली XYZ, ये ड्रग अभी हमारे स्टोमक में इंटेस्टाइन में कितना है, अभी 500 mg के आसपास है सपोज, ठीक है। अब ब्लड में कितना है ड्रग, ब्लड में अभी 0 है। तो सीधी सी बात, ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन। तो अपने आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्रग मूव कर जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्रग जो होती है पेसिव डिफ्यूजन फॉलो करती है, मतलब पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती है। अब पेसिव, पेसिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगे, एडिक्टिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी लगती है। तो पेसिव डिफ्यूजन, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत भी नहीं है, जैसे B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमको इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह लगता है, यहाँ वो नहीं लग रहे। नॉट सेचुरेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर 500 mg लिया तो इधर 250 हुआ तो अब 250 इधर अब जाना बंद हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता तो अपने आप ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब होती रहे, ठीक है। फिक्स लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, डिफ्यूजन के लिए रूल है वो, ठीक है। तो मैक्सिमम जो ड्रग होती है ना, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर कौन सी ड्रग, जिनका मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट 500 से कम होता है, ठीक है, जो लाइफोफिलिक नेचर की होती है, मतलब लिपिड लविंग, जो लिपिड में ज्यादा घुलती है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा कम होता है ना, जिनका साइज छोटा होता है, ठीक है, पार्टिकल साइज नहीं बोला, मॉलिक्यूलर साइज, वो सारी की सारी ड्रग पेसिव डिफ्यूजन को फॉलो करती है। मतलब मैक्सिमम ड्रग आप बोलोगे, आप कुछ अलग अलग मैकेनिज्म होता है, पर मैक्सिमम ड्रग जो होती है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड मोस्ट ओरल ड्रग, ये सब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर अपने आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी के मूव कर जाती है, ठीक है। तो पहला मैकेनिज्म हुआ क्या, पेसिव डिफ्यूजन, ठीक है। कौन सी ड्रग, जिनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, छोटा होगा, जो लिपिड में ज्यादा डिजॉल्व होगी, ठीक है, जो लाइपोफिलिक नेचर की होती है, वो पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। अभी और भी तरीके पढ़ेंगे थोड़ा, और फैक्टर से भी समझ में आएगा थोड़ा सा। दूसरा होता है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, एक्टिव का मतलब भी समझ में आ गया, क्या लगेगी हमको इसमें, एनर्जी लगेगी, ठीक है। क्या लगेगा हमको इसमें, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट,
अब ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग कैरियर प्रोटीन, मतलब एनर्जी भी लगेगी, कैरियर प्रोटीन या कैरियर मॉलिक्यूल भी लगेंगे, ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में। इसका मतलब यह है कि लोअर टू हायर, भले ही ड्रग यहाँ हमारे ब्लड में ज्यादा है, फिर भी ड्रग भले यहाँ कम है तो भी ड्रग मूव होती रहेगी, ठीक। उल्टा है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन, यहाँ लोअर है, फिर भी ड्रग का मूवमेंट होगा, एनर्जी लगेगी, कैरियर प्रोटीन भी लगेंगे। तो एटीपी रिक्वायर्ड, कैरियर मेडिएटेड होती सिलेक्टिव, मतलब कुछ ड्रग इसके थ्रू एब्जॉर्ब होती सैचुरेबल, जब इधर इक्वल हो जाएगा कि यहाँ और यहाँ बराबर हो गया तो उसके बाद हो सकता है एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, कैन बी इनहिबिटेड बाय अदर ड्रग। तो लियोडोपा, आयरन, मिथाइल डोपा, ये जो होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी भी लगेगी और कैरियर मॉलिक्यूल की भी जरूरत पड़ती है, मतलब खींचने के लिए हमको कुछ मॉलिक्यूल लगेंगे, वो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे, फिर उसको अंदर लेके जाएंगे, जिसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है इसमें एनर्जी तो नहीं लगती पर कैरियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी, ठीक है, विदाउट एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है बट कैरियर प्रोटीन लगेंगे, अलॉन्ग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर मूव करेगा, ठीक है। अब नाम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें नो एटीपी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है बट कैरियर प्रोटीन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी लगती थी, ठीक है, और कैरियर मॉलिक्यूल भी लगते थे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है बट कैरियर प्रोटीन या मॉलिक्यूल लगेंगे, सेचुरेबल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 हमारे, हम जब खाते हैं जो डाइटरी विटामिन होता है ना, और हमारे इंटेस्टाइन के माइक्रोब्स भी बनाते हैं, तो ये कब एब्जॉर्ब होगा बी 12, जब हमारे स्टोमक से क्या रिलीज होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो होते हैं हमारे बी 12 से जाकर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट तो नहीं है बट कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये बी 12 का कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो बी 12 का एब्जॉर्प्शन के हमको क्या लगता है, स्टोमक की जो वाल होती है वहां से इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो बी 12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। कुछ लोगों में जैसे परनीशियस एनीमिया, उसमें क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम बी 12 खाते तो है पर फिर भी बॉडी में बी 12 की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, खा रहे फिर भी कमी, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब वो कैरियर मॉलिक्यूल या प्रोटीन की क्या है, कमी है। तो तीसरा तरीका। चौथा तरीका होगा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छन के जाएगा, इसको हम पोर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है या बैरियर जो होते हैं बॉडी की अब बात करें तो उसमें क्या होता है, कुछ होल भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग यहाँ पर रखी है, ठीक है, अब इसको इधर ब्लड में आना है, ठीक है, तो जो बैरियर है बॉडी की डिफरेंट जितनी भी मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, फास्फोलिपिड की बनी रहती है बाइलेयर, तो इसमें बीच बीच में क्या होता है, होल भी होता है, उसको हम पोर कहते हैं, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है, कौन सी ड्रग, पानी में घुलने वाले, वो पोर ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है ना, वाटर सॉल्युबल ड्रग फ्रॉम एक्वस पोर, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनके थ्रू क्या करती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, छोटा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑक्यूर्स कैपिलरी पोर्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर रीनल एक्सक्रीशन आल्सो, वो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग भी उसी के थ्रू जाए। फॉर एग्जांपल यूरिया, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, पानी में डिजॉल्व होकर क्या हो जाएंगे, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो पोर ट्रांसपोर्ट किसका होता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग का। पैसिव डिफ्यूजन कौन फॉलो करती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है खास करके बी 12, जिसमें कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत है पर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी भी लगती है और कैरियर मॉलिक्यूल की भी जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पिनोसाइटोसिस, इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं ना। सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ, इंगल्फ मतलब निगल जाती है, ड्रग पार्टिकल इनटू वेसिकल, है ना, सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ ड्रग पार्टिकल इनटू वेसिकल, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस की बात करें, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ ड्रग है, ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, अब यहाँ से ड्रग को यहाँ आना है तो पहले क्या करेगी, उसको मेम्ब्रेन वेसिकल में कन्वर्ट करेगी ड्रग को, ठीक है, ये वेसिकल फिर इधर आएगा, फिर वेसिकल टूटेगा और उसके अंदर से ड्रग बाहर आएगी, ठीक है, मतलब पी जाना, इंगल्फिंग बोलते हैं।
तो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, फेगो में सॉलिड का इंगल्फ किया जाता है, पिनो में लिक्विड को, तो सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ डार्क पार्टिकल इनटू वेसिकल, यूज फॉर लार्ज मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी भी लगती है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस लाइक आयरन के कॉम्प्लेक्स हो गए, आयरन ट्रांसफेरिन हो गया, फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए एडीई के, ये जो होता है ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं। तो 5 बेसिक मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड में चली जाती है, ठीक है। तो ये उसका समरी है, शॉर्टकट, ठीक है। पेशियो डिफ्यूजन, एनर्जी हमको नहीं लगेगी, नाम ही उसका पेशियो, तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कैरियर मॉलिक्यूल की भी जरूरत नहीं होती, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्रग अपने आप चली जाती। तो मोस्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ ड्रग, मैक्सिमम ड्रग जो जिनका मॉलिक्यूलर साइज क्या हो, स्मॉल हो, और जो क्या करती है, लिपिड में घुलती है, वो सब पेशियो डिफ्यूजन को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्रग जो होती है पेशियो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी लगेगी और कैरियर मॉलिक्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, लोअर टू हायर मूव करता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एनर्जी तो नहीं लगेगी बट कैरियर मॉलिक्यूल लगेंगे, जैसे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। पोर ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन, पोर ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन किसका होता है, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है, जो पानी में ज्यादा घुलती है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप सोडियम पोटेशियम ले लो ना, आयंस वगैरह हो गए, ये सब पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। और पिनोसाइटोसिस, इसमें एनर्जी भी लगेगी, कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, इंगल्फिंग होती है, जैसे लार्ज मॉलिक्यूल लाइक विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू कोई भी ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा धीरे समझ में आएगा पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। समझा रहा, ध्यान से सुनना, इस पे जरूर आएगा, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर है पर इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो एलिमिनेशन रिलेटेड आएगा नहीं तो एब्जॉर्प्शन रिलेटेड। सबसे पहले बात करें लिपिड सॉल्युबिलिटी, सीधी सी बात है, हमारे बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, जितने भी बैरियर है वो मैक्सिमम किससे मिलके बने होते हैं, फास्फोलिपिड, मतलब लिपिड से मिल गया, तो जो लिपिड में घुलेगी उस बैरियर को जल्दी क्रॉस कर जाएगी, जो लिपिड में कम घुलेगी वो देर से क्रॉस करेगी। तो लाइपोफिलिक ड्रग, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस कर जाती, तो मोर लिपिड सॉल्युबल बेटर पेशियो डिफ्यूजन, है ना, जिनका लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो बहुत ही इजीली तरीके से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो, जैसे डाइजिपाम की लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो इसकी ओरल बायोबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लाइपोफिलिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमेशा लाइपोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है, तो लिपिड लविंग ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी और वाटर सॉल्युबल ड्रग थोड़ी सी देर से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो लाइपोफिलिक ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए भी लॉग पी वैल्यू चलता है, ठीक है, एक लिपिंस्की रूल ऑफ 5 में तो बाद में पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ना, जो लॉग पी वैल्यू है वो 5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइपोफिलिक ड्रग इजीली एब्जॉर्ब, अब आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसको ध्यान से सुनना, पीके वैल्यू, पीएच, यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं। पीके वैल्यू होता है के होता है, पीके होता है, ठीक, आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, के ए ना, क्या होता है, के ए भी होता है, के बी भी होता है, ठीक है, आयोनाइज्ड अपॉन अन आयोनाइज्ड ड्रग का जो रेशियो होता है उसको हम के वैल्यू बोलते हैं, के ए, फिर के बी भी होता है, के बी जो होता है एसिड्स और बेस के लिए अलग अलग चलता है वर्ड, ठीक है। और बहुत ही सिंपल से एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है इसको, यदि हमारी ड्रग डी है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, डी मतलब अनआयोनाइज्ड, क्या बोलेंगे हम, अन आयोनाइज्ड, अभी उस पर कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। यदि कोई ड्रग डी पॉजिटिव या डी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे हम, आयोनाइज्ड ड्रग, ध्यान से सुनना। तो जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है, अनआयोनाइज्ड, ठीक है, जो आयोनाइज नहीं हुई है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही इजीली हो जाता है, क्यों हो जाता है, ध्यान से सुनना, एब्जॉर्प्शन बहुत ही इजीली हो जाता है अनआयोनाइज्ड ड्रग का, ठीक है। और यदि कोई ड्रग आयोनाइज हो गई है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमेशा स्लो होगा, क्यों स्लो होगा, इसका ऊपर से लेना देना है सीधा। आयोनाइज ड्रग हो गई, जो आयोनाइज ड्रग होती है किसमें ज्यादा घुलती है, आयोनाइज ड्रग किसमें घुलेगी, पानी में, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा, आयंस जो होते पानी में घुल जाते हैं। और अनआयोनाइज ड्रग है तो किसमें घुलेगी वो,
लिपिड में, ठीक है, समझना मेरी बात। अब कोई ड्रग हमने डी खाई है और स्टोमक में जाकर वो प्लस या माइनस में कन्वर्ट हो गया, आयनाइज हो गई, सीधी सी बात उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यदि उसका वो आयनाइज नहीं होती तो जल्दी एब्जॉर्ब होती। पहले एक चीज सिंपल से याद रखना, आयंस जो होते पानी में जल्दी घुलते हैं, ठीक है। तो यदि ड्रग आयनाइज हो गई तो देर से एब्जॉर्ब होगी, और अनआयनाइज्ड है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब जो आयनाइजेशन होता है कोई भी ड्रग का, हमने खाने का आयनाइज होगी कि नहीं होगी कहाँ, तो सीधा स्टोमक और इंटेस्टाइन। स्टोमक का जो पीएच होता है हाईली एसिडिक होता है, स्टोमक का स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। सुनना ध्यान से, इस पे थोड़ी देर डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, या तो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड आएगा, नहीं तो एलिमिनेशन से, और वो इसी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ड्रग डी रूप में तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, मतलब अनआयनाइज्ड है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, आयनाइज्ड होगी तो देर से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब ड्रग जो होती है उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट सकते हो आप, है ना। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं हम आयनाइजेशन के बेस पर एग्जाम में याद रखने के लिए क्या याद रखना, आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। एसिडिक बेसिक ड्रग होती है ना, ड्रग का भी नेचर होता है, कोई ड्रग एसिडिक नेचर की होगी, कोई बेसिक नेचर की, कोई न्यूट्रल होगी। एसिड बेस में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिडिक होगी, वीक बेसिक होगी। सुनना ध्यान से, तो जो स्ट्रॉन्ग होती है ना, स्ट्रॉन्ग एक कैटेगरी बना आप, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, या ड्रग को 3 कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक या बेसिक। एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग एक साथ ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिडिक या बेसिक। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग जिसको हम पानी में डिजॉल्व करें तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए पूरा, जैसे 10 मॉलिक्यूल है तो 10 प्लस और माइनस में टूट जाए, इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भी 10/10 में डिवाइड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस तो भी। जैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं समझ में आता, आगे कुछ नहीं समझ में आना। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, हम HCl की बात करें, यदि हम 10 मॉलिक्यूल HCl के लेते हैं, HCl H2SO4, ठीक है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो क्या बनेगा 10 H पॉजिटिव प्लस 10 Cl नेगेटिव। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो ये तो पूरा कंप्लीटली आयनाइज हो गया, ठीक है। ऐसे ही NaOH ले लो, यदि हम 10 मॉलिक्यूल NaOH के पानी में डालो तो क्या होगा 10 Na पॉजिटिव प्लस 10 OH नेगेटिव, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब वीक, अब दूसरी कैटेगरी तो स्ट्रांग होगा, यदि कोई ड्रग स्ट्रांग एसिडिक या बेसिक नेचर की है तो जैसे आप खाओगे वो तो आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी थ्रू आउट द जीआईटी। उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, बिल्कुल जीरो के आसपास। तो एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या हो उसका, नेग्लिजिबल, या एब्जॉर्ब होगी ही नहीं हो, मतलब गैस्ट्रोइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब नहीं होगी। स्ट्रांग एसिडिक या स्ट्रांग बेसिक ड्रग इजीली आयनाइज हो जाती है तो ये इजीली फिर एब्जॉर्ब नहीं होना है, ठीक है। अब दूसरी 2 कैटेगरी याद रखो। वीक एसिडिक ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होगी, वीक एसिडिक, जैसे एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, वीक एसिडिक ड्रग है, ठीक है। फिर आता है दूसरी कैटेगरी वीक बेसिक ड्रग, ठीक है, जैसे स्यूडोएपिनेफ्रिन ले लो, ठीक है। अब वीक एसिडिक, वीक का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल लूं मैं पानी में डालूं तो पूरा एसिटिक एसिड आयनाइज नहीं होगा, उसमें आधा आयनाइज हो गया, ठीक है, और आधा एज इट इज बचे। पहले वीक का मतलब समझना, वीक का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिटिक एसिड जानते हो ना, CH3COOH, ठीक है। इसके यदि मैं 10 मॉलिक्यूल लूं, ठीक है, पानी में डिजोल्व किया मैंने। अब वीक का मतलब है कि 5H प्लस प्लस 5CH3COO नेगेटिव बन गया, और 5CH3COOH एज इट इज है, 5 एज इट इज है, मतलब वो आयनाइज, मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, वीक। जो कंप्लीटली आयनाइज होते उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ड्रग ऐसे 4 प्रकार के, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। अभी ये 4 कैटेगरी है जिसका एब्जॉर्प्शन लेना देना है। अब स्ट्रॉन्ग को तो अब एक ही मान लो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो, भाई एसिड होगा बेस हो, वो तो आयनाइज हो जाएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब बात करें वीक एसिडिक और वीक बेसिक, कहां से कौन सी चीज कैसे एब्जॉर्ब होगी। तो वीक एसिडिक ड्रग, पेट में क्या होता है, एसिड होता है, तो वीक एसिडिक ड्रग स्टोमक से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे इंटेस्टाइन में गई तो वहां अल्कलाइन मीडियम में तो आयनाइज हो जाती हो, ठीक है। मतलब पेट में एसिड, हमने एसिडिक खाया तो आयनाइज नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब हो रहा है। वो अल्कलाइन मीडियम के कांटेक्ट में आया तो एसिड बेस जैसे होगा तो आयनाइज हो जाएगा ना, उसके साल्ट बन जाएंगे फिर जाकर, ठीक है। तो सीधा सा बस ये कॉन्सेप्ट, वीक एसिडिक ड्रग, वीक एसिड्स या वीक एसिड एब्जॉर्ब बेटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कहाँ होता है, स्टोमक, कहां से, स्टोमक से। और वीक बेसिक ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होगी, बेटर इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम कहां होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है।
तो एस्प्रिन वीक एसिडिक ड्रग है, बेटर एब्जॉर्ब इन स्टोमक। एस्प्रिन कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्टोमक से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, इंटेस्टाइन में देर से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्यों? कारण क्या समझ में आया? वीक एसिडिक स्टोमक से क्यों एब्जॉर्ब हो रही? क्योंकि वो आयोनाइज नहीं हो रही है। एसिड में एसिड एज इट इज है, वो आयोनाइज नहीं होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा तो आयोनाइज हो जाएगा। और बेसिक ड्रग स्टोमक से देर से एब्जॉर्ब हो, क्योंकि स्टोमक में एसिड होता है, जैसे हम बेसिक ड्रग है वो आयोनाइज हो जाएगी। यदि आयोनाइज होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आयोनाइजेशन होने से क्या होता है? वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हुई फिर एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? घट गया। आ गया समझ में? तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक तो कहीं से भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, वीक एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्टोमक से। वीक बेसिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? इंटेस्टाइन से। याद रख, समझना है इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आयोनाइज नहीं हो रही है। आयोनाइज नहीं हो रही तो लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसको उल्टा करो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। वीक एसिडिक ड्रग को यदि हमको एलिमिनेट करना है बॉडी से तो यूरिन का पीएच कैसा होना चाहिए? वीक एसिडिक ड्रग का एलिमिनेशन की बात करना, वीक एसिडिक ड्रग का हमको क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। भाई हमने मान लो कोई ड्रग है ऐसी जिसका शरीर में लेवल ज्यादा हो गया, हमने ज्यादा डोज ले लिया, ठीक, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, वीक एसिडिक ड्रग का, तो यूरिन का पीएच कैसा रखना चाहिए? कोई दूसरी दवाई खाओ जिससे यूरिन का पीएच चेंज करो, तो यूरिन का पीएच कैसा कर दो तो जल्दी निकल जाएगी? बेसिक कर दो या एसिडिक कर दे? हाँ, एसिडिक कर दे या बेसिक कर दे कि ड्रग जल्दी बाहर हो जाए। बस एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, एलिमिनेशन का मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम में या तो एलिमिनेशन है तो एब्जॉर्प्शन, दो में से क्वेश्चन वीक एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट पे आता है। बहुत बढ़िया, मैडम का सही आंसर है। क्या बोलेंगे हम कि भाई हमको ये वीक एसिडिक ड्रग है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ, तो वो आयनाइज होगी तो पानी में जल्दी घुलेगी। आयनाइज कब होगी? जब यूरिन का पीएच क्या हो जाए? अल्कलाइन हो जाए। तो एसिडिक ड्रग अल्कलाइन मीडियम में जल्दी एलिमिनेट होगा, निकालना है तो उसको वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, और एब्जॉर्ब करना है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ा के रखना है। ठीक है, तो अनआयनाइज है तो एब्जॉर्ब जल्दी होगी, आयनाइज है तो निकलेगी जल्दी। यदि हमको एसिडिक ड्रग का एलिमिनेशन करना है तो यूरिन का पीएच अल्कलाइन कर दो, और बेसिक ड्रग का एलिमिनेशन करना है तो यूरिन का पीएच एसिडिक कर दो, तो ड्रग आयोनाइज हो जाएगी, वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, निकल जाएगी। अब इसको रट्टा नहीं माना, इसको शांति से याद रखना। ये जो चार कंडीशन बताई मैंने कि एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? वीक एसिड वीक बेस का, और एलिमिनेशन कौन से? मीडियम में होगी, वीक एसिड या वीक बेस। ये चार जो स्टेटमेंट है या चार कंडीशन है, चार कंडीशन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते, और यदि आपने उसको रट्टा मारा तो कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। हमने कैसे याद रखा उसको? आयोनाइजेशन वाला स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वीक का मतलब। यदि आप वीक और स्ट्रॉन्ग का मीनिंग नहीं जानते तो फिर आप परेशान होते रहोगे। ठीक है, और फिर उसकी आयोनाइजेशन होने से वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बस वो वाला, ये दो कॉन्सेप्ट यदि याद है तो आपको इसको कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो पीके वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों को बस सिंपल से याद रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में से जरूर आता है, कौन सी ड्रग कहाँ से, है ना, ट्रू फॉल्स वाला कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस आयनाइजेशन और वाटर सॉल्युबिलिटी को कोरिलेट करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। लाइपोफिलिक ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होती है, हाइड्रोफिलिक ड्रग देर से एब्जॉर्ब होती है। फिर आता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयोनाइज्ड ड्रग देर से एब्जॉर्ब होगी, अनआयोनाइज्ड ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? तो पीएच पर, या एसिडिक अल्कलाइन मीडियम में। तो एसिडिक ड्रग स्टोमक से एब्जॉर्ब होगी, अल्कलाइन ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब। ठीक है, जस्ट उल्टा कर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एंट्री कोटेड बनाने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो ड्रग, चलो अभी कंफ्यूज हो, नहीं तो एसिड में डिग्रेड होते उसको हमने एंट्री कोटेड बना दिया। जैसे एस्प्रिन जो आता है एंट्री कोटेड फॉर्म में, तो रोज रोज खाओगे तो पेट में छाले हो जाते हैं। ठीक है, चलो बाद में समझेंगे अभी। ठीक है, तो दो समझ में आया पहला। तीसरा है मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, स्मॉलर द मॉलिक्यूलर साइज, है ना, बेटर एब्जॉर्प्शन। जितना छोटा मॉलिक्यूलर साइज है ना, पार्टिकल साइज नहीं बोल रहा, मॉलिक्यूलर साइज बोल रहा हूं मैं।
पार्टिकल साइज होता है बड़ी, मतलब टेबलेट और पाउडर वो पार्टिकल साइज हो गया, और मॉलिक्यूलर साइज मतलब एस्पिरिन का स्ट्रक्चर और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, या मैक्रोलाइड एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर छोटा होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर। तो छोटा मॉलिक्यूलर साइज बेटर एब्जॉर्प्शन, लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे वो देर से एब्जॉर्ब होंगे। इसलिए लिपिंस्की रूल ऑफ 5 के हिसाब से जो ड्रग का ओरल एब्जॉर्प्शन है उन्होंने बोला है कि ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 500 डाल्टन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमेशा। जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से कम हो गई वो उसका ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, 500 से ज्यादा है तो फिर देर से एब्जॉर्ब। ठीक है, ऐसे पार्टिकल साइज, टेबलेट खाओगे तो देर से एब्जॉर्ब होगी, उसको फाइन पाउडर बना के लिए तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि बारीक पाउडर है तो जल्दी होता है पार्टिकल साइज। फिर आता है ड्रग कंसंट्रेशन, ज्यादा लोगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, देर से लोगे तो देर से एब्जॉर्ब, क्योंकि सीधी सी बात है। मैं कंसंट्रेशन को ऐसा समझो कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमने खाया है 500 mg पैरासीटामोल, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में खाया हमने 250 पैरासीटामोल। अब इस 250 में से ब्लड में जाने में मान लो 200 को, ठीक है, 250 में से 200 mg को ब्लड में जाने में यदि 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, तो 500 में से 250 मतलब 200 को ब्लड में जाने में भी 10 मिनट लगेंगे क्या, नहीं, 10 से कम लगेंगे, हो सकता है 5 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, 0 और 500, कितना डिफरेंस है, 500 जीरो का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 250 जीरो का है। तो ज्यादा खाओगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, कम खाओगे तो थोड़ा सा देर से एब्जॉर्ब, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर आता है केमिकल स्टेबिलिटी, बहुत सारी दवाइयां एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, तो हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो, जैसे पेनिसिलिन जी, तो बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं, पेनिसिलिन जी हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, हिपेरिन हो गया, ठीक है, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि हमारे एसिड में क्या हो जाता है, ये गैस्ट्रिक फ्लूइड में एसिड या कुछ एंजाइम्स भी क्या करते हैं, ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते, तो उनकी ओरल बायोबिलिटी या ओरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो पहला है सरफेस एरिया, ठीक है, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो जल्दी एब्जॉर्ब हो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वो है स्मॉल उसका नाम, लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसमें विलाई होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमेशा ज्यादा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, हमारा न्यूट्रिशन भी सब कुछ। ऐसे ही फिर लंग्स का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो वहां से जल्दी एब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन से, स्टोमक से ड्रग कम एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई होता है वहां पर, ठीक है, मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर आता है ब्लड फ्लो एट द एब्जॉर्प्शन साइट, ब्लड फ्लो एट द एब्जॉर्प्शन साइट। एब्जॉर्प्शन साइट हम बात करें, एक तो हो गया स्टोमक, दूसरा हो गया इंटेस्टाइन या लंग्स की हम बात करें, तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो ज्यादा है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जहाँ ब्लड का फ्लो कम है तो देर से एब्जॉर्ब होगा। कई बार इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, या तो उसको थोड़ा सा मसल देते हैं, या लगाने के बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ड्रग जल्दी, क्योंकि कोई भी आर्गन या मसल्स के आसपास आप मूवमेंट करवा रहे हो, तो मूवमेंट करने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ने से ड्रग क्या होती है, वहां से जल्दी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मोर ब्लड फ्लो फास्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, शॉक, शॉक डिक्रीज, शॉक क्या होता है, शॉक मतलब फ्लूइड लॉस, शरीर में फ्लूइड की कमी, तो फ्लूइड कम हो गया तो सर्कुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उस केस में एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एक्सरसाइज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, यदि हमने कोई इंजेक्शन मसल्स में लगाया और वहां पर थोड़ी सी एक्टिविटी या मसाज वगैरह कर लो आप, उससे मूवमेंट कर रहे हो तो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी, मूवमेंट नहीं करोगे तो देर से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ऐसे ही कई बार आपने सुना होगा किसी को सांप ने काट लिया सपोज, ठीक है, स्नेक बाइट के केस में पैर में काट लिया, तो उसको रस्सी वगैरह बांध देते हैं और बोले फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम रखो, नहीं तो पैर से हम ज्यादा काम ले रहे तो क्या हो रहा है, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ने से पॉइजन क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा। फिर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, इसमें थोड़ा सुनना ध्यान से, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ये क्या होता है, जनरली हम जब खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में कितनी देर रुकता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो रहता है ना स्टोमक में। स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाना क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। फास्टर एम्प्टिंग टाइम फास्टर एब्जॉर्प्शन, डिलेड एम्प्टिंग टाइम स्लो एब्जॉर्प्शन, समझ में आया ये?
गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है? एम्प्टी होना मतलब खाली हो जाना, ठीक है। हमने कोई ड्रग खाई है सपोज, ठीक है, ड्रग अभी यहाँ है, अब फास्टर एम्प्टिंग टाइम मतलब ये जो ड्रग है आफ्टर 1 आवर नीचे चली गई, तो खाली जल्दी हो गया है ना, ड्रग 1 घंटे में ही नीचे आ गई, ठीक है। और डिलेड मतलब ड्रग 3 घंटे बाद नीचे आई है, देर से ही है, तो एब्जॉर्प्शन भी देर होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? इंटेस्टाइन से। यदि ड्रग यहीं पड़ी रहेगी, नीचे जा नहीं रही, तो देर से एब्जॉर्ब होगी, और जल्दी नीचे चली गई तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कई सारी दवाएं हम खाली पेट लेते हैं, कोई दवाएं हम खाना खाने के बाद लेते हैं, उसमें और भी कॉन्सेप्ट है कि वो एसिड से डिग्रेड हो रही है या पेट में छाले करती, इसलिए हम खाली पेट ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट और भी होते हैं, ठीक है। बट सिंपल से बात है हम कि इंटेस्टाइन से ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होती है, मैक्सिमम ड्रग, तो पेट देर से खाली होगा भाई, हमारा फूड हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइम को अफेक्ट करता है, ठीक है। या ऐसे आंतों की मूवमेंट, जीआई मोटिलिटी में भी थोड़ा सा कोई ऐसी बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसमें क्या आंतों की मूवमेंट ज्यादा है, तो हमने दवाई खाई, झट से आंतों में पहुंच गई, ठीक है। डायरिया के केस में और धीमे एब्जॉर्ब होगा, देर से। क्यों? डायरिया में क्या होता है, पेट जल्दी खाली हो रहा, आते जल्दी खाली हो रही, तो हमने जो खाया झट से बड़ी आंत में पहुंच गया, वहां से एब्जॉर्प्शन और देर से होता है, ठीक है। तो ये होता है गैस्ट्रिक इम्यूनिटी। फिर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, वही बात करें हम डायरिया के केस में, ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाए। क्यों? डायरिया में क्या हो रहा है, हाथों की मूवमेंट ज्यादा है, हमने कुछ खाया पिया, झट से क्या हो गया, बड़ी आंत में चले गया, बड़ी आंत में चले गया, तो और एब्जॉर्प्शन क्या होगा? धीमे होगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, तो कॉन्टेक्ट टाइम क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। फिर प्रेजेंस ऑफ फूड, भाई फूड एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क और टेट्रासाइक्लिन, मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, टेट्रासाइक्लिन के साथ में क्या कर लेता है? इंसॉल्युबल चिलेट बना लेता है, और टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? कम कर देता है। ऐसे प्रेजेंस ऑफ ड्रग, एक ड्रग दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। हम ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ के आए थे, जैसे एस्प्रिन और इनऑर्गेनिक एंटासिड, ठीक है, स्यूडोएपिनेफ्रिन और एंटासिड, ठीक। तो ड्रग भी, एक ड्रग दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी सकती है और घटा। एल्कोहल मैक्सिमम ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। चलो अगला आता है डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। तो डोसेज फॉर्म, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉल्यूशन में लिक्विड है ऑलरेडी तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, सस्पेंशन देर से होगा, कैप्सूल और देर से होगा, टेबलेट पे टूटेगी गलेगी, और पोटेड टेबलेट तो और देर से होगी, ठीक है। फिर आता है पार्टिकल साइज, पहले बोला था मैंने, हम पाउडर खा रहे सपोज, तो पाउडर या कोई कैप्सूल लिया, और कैप्सूल के अंदर बहुत ही फाइन पाउडर है। कई बार फाइन पाउडर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैप्सूल में उसको पहले ही माइक्रोनाइजेशन है, बहुत ही बारीक करके डाला गया, जैसे कैप्सूल का सेल गला, ये पाउडर बाहर आए और वो एब्जॉर्ब हो जाए। जिन ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम होती है उनको फाइन पाउडर में कैप्सूल में भरा जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज कहते हैं इसको। और हम टेबलेट खाओ या दानेदार पाउडर खाए हमने, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल कोर्स पाउडर, तो उसका एब्जॉर्प्शन धीमे होगा, ठीक है। तो स्मॉलर द पार्टिकल, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, फास्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, जिनका डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन धीमे होगा, देर से, अब जो जल्दी घुल जाएगी, जैसे डिस्प्रिन हो गया, जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि उसमें वो पानी में डालते ही क्या होता है? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इससे ही पे आता है, ड्रग के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होते हैं साल्ट फॉर्म या एमॉर्फस, और क्रिस्टलाइन भी बोल सकते, साल्ट फॉर्म। तो साल्ट जो होते हैं वो जल्दी डिजॉल्व होते हैं, जिस कारण उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जल्दी हो जाता है। जैसे ऐसे ही बहुत सारे ड्रग्स के आगे आप देखोगे तो उनमें सोडियम, पोटेशियम या हाइड्रोक्लोराइड वर्ड लगा रहता है, पोटेशियम क्लेवनेट, हाफ पेंटल सोडियम, ठीक है। ऐसा ही फिर सोडियम बेंजोएट है ना, सोडियम लगा रहा है, सोडियम पोटेशियम या हाइड्रोक्लोराइड, ये मॉडिफाइड ड्रग बोलते हैं, उसका साल्ट फॉर्म कहलाता है। अब साल्ट फॉर्म जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, सॉल्युबिलिटी के लिए भी करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को चेंज करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। टेस्ट मास्किंग वगैरह और कारण भी हो सकते हैं, तो उसका फिजिकल फॉर्म चेंज करने के लिए भी साल्ट बनाया जाता है। तो साल्ट जो होते हैं वो इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगला इसमें बायो अवेलेबिलिटी, बायो मतलब लिविंग सिस्टम, अवेलेबिलिटी मतलब उसकी उपलब्धता। तो हमने जो भी ड्रग खाई है उसका कितना परसेंट ब्लड में गया, जैसे 500 mg लिया और पता चला ब्लड में केवल 250 गया है, तो इसकी बायोबिलिटी कितनी हो गई? 50%। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो आधा ही पहुंचा। हो सकता है दो कंपनी की हम टेबलेट ले रहे हैं जिसमें ड्रग भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, पर एक ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होती है, एक देर से एब्जॉर्ब होती है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें जो
बाकी एक्सिपिएंट डालते हैं वो ड्रग की बायोबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करते हैं। हो सकता है कि उन एक्सिपिएंट के कारण ड्रग जल्दी डिजॉल्व हो रही है, टेबलेट जल्दी डिसइंटीग्रेट हुई, जल्दी एब्जॉर्ब हो गई, दूसरी देर से हो रही है, या ड्रग को पकड़ के बैठा है, एब्जॉर्प्शन धीमे हो रहा है, ठीक है। तो बायोबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेफर टू द एक्सटेंट एंड रेट एट विच द एक्टिव मोइटी या ड्रग रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ड्रग का अमाउंट ऑफ ड्रग या रेट बोल दो आप का ब्लड में जाना या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना उसकी बायोबिलिटी कहलाता है। बायोबिलिटी क्या होता है, तो जितना हमने एडमिनिस्टर किया है, जो खाया है, उसका कितना परसेंट ब्लड में पहुंच रहा है, ठीक है। बायोबिलिटी भी दो प्रकार की होगी, एब्सोल्यूट बायोबिलिटी, ठीक है, और रिलेटिव बायोबिलिटी, ठीक है। बायोबिलिटी मतलब हाउ मच अमाउंट या ड्रग एक्चुअली प्रेजेंट इन ड्रग, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट बायोबिलिटी का फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब कंपेयर टू एन आईवी डोज। किसी भी ड्रग की बायोबिलिटी को हम उसके आईवी डोज, आईवी की बायोबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 100%। भाई आप किसी को इंजेक्शन लगाओगे वेन के अंदर तो 100% जाएगा ना, 500 mg लगाओगे तो 500 पूरा वो चले जाएगा। पर किसी भी ड्रग की बायोबिलिटी को हम उसके ओरल टेबलेट वगैरह इनसे हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव बायोबिलिटी, कि इस टेबलेट के कंपैरिजन में ये टेबलेट की बायोबिलिटी थोड़ी कम है या थोड़ी ज्यादा है, तो जब हम ओरल से कंपेयर कर उसको रिलेटिव बोलते हैं, और आईवी से कंपेयर कर उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बायोबिलिटी। क्योंकि एब्सोल्यूट बायोबिलिटी के केस में हम क्या बोलेंगे, आईवी की बायोबिलिटी 100% होती है, ठीक है। चलो, फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी, कौन सी ड्रग की या डोसेज फॉर्म की बायोबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी, किस पे डिपेंड करता है। तो पहला आता है क्या, सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग जल्दी घुलेगी उसकी बायोबिलिटी क्या होगी, जल्दी होगी, ठीक है। पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग, ठीक है, उनकी लो बायोबिलिटी, और लिपिड वाली क्या होगी, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ना, लिपिड वाले की बायोबिलिटी ज्यादा। वापस में पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, स्मॉलर द पार्टिकल ग्रेटर द बायोबिलिटी। तो माइक्रोनाइजेशन, कई बार कैप्सूल मैंने बोला था, हमने क्या करा, फाइन पाउडर भरा हुआ है, ठीक है। तो छोटा पार्टिकल हो तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। स्टेबिलिटी, जो एसिड में ड्रग डिग्रेड हो जाती है उनकी बायोबिलिटी कम, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, ठीक है। फिर लाइपोफिलिसिटी, जो ज्यादा लाइपोफिलिक नेचर की, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती है हमारी, और जल्दी कहाँ चली जाती है वो, ब्लड के अंदर। तो लाइपोफिलिक ड्रग की बायोबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। वापस में आयोनाइजेशन, इसके अलावा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आप यदि ओरल ड्रग खाओगे तो सीधे एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगी, लीवर में, और लीवर में जाकर क्या हो जाएगी, वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो ओरल की बायोबिलिटी हमेशा क्या बोलेंगे हम, कम होगी एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल। पेरेंट्रल की बायोबिलिटी हमेशा ज्यादा होती, ठीक है। ओरल की हमेशा कम होगी एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम और जीआई मोटिलिटी, पेट से ड्रग जल्दी, वही फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन बोल दोगे, फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी बोल दो, लगभग सेम मेरे। जो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी उसकी बायोबिलिटी ज्यादा होगी, बस एक दो फैक्टर उसमें चेंज होंगे, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, स्टोमक से ड्रग जल्दी ब्लड में चलेगी तो इंटेस्टाइन में तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। फूड एंड डाइट इंटरेक्शन, कुछ ड्रग दूसरे ड्रग की बायोबिलिटी को घटा भी सकती है, बढ़ा, जैसे पीएच चेंज हो गया। अभी पढ़ा था हमने, आयोनाइज होगी तो देर से एब्जॉर्ब होगी, अनआयोनाइज है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। फूड भी उसकी बायोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिसीज स्टेट के केस में, कोई जीआई डिसऑर्डर, उस केस में बायोबिलिटी क्या होती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूशंस, ठीक है, लिक्विड है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉलिड है तो वो देर से। तो सिरप की बायोबिलिटी, इसलिए बच्चों को या इमरजेंसी में सिरप ज्यादा असर करते हैं कंपेयर टू टेबलेट, ठीक है। टेबलेट पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिजॉल्व होगी, फिर असर करेगी। एक्सिपिएंट्स, ड्रग कुछ टेबलेट में, दो कंपनी के अलग अलग टेबलेट है ना, एक कम ए है और एक बी है, दोनों में ड्रग सेम है पर बायोबिलिटी अलग हो सकती है, क्योंकि उसमें जो अपने बाइंडर लुब्रिकेंट वगैरह डाले हैं ये ड्रग के डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन को क्या करता है, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर रूट एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी की बायोबिलिटी हमेशा क्या होती है, 100% होती। ओरल की बायोबिलिटी क्या होती, वेरिएबल होती, डिपेंड करता है कि हमने ओरल ड्रग खाई और उसके साथ में फूड कौन सा ले लिया, पानी पिया नहीं पिया, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओरल की बायोबिलिटी हमेशा पेरेंट्रल से कम ही होगी, और आईवी की बायोबिलिटी हमेशा 100% होती है, ठीक है। चलो, ये था पूरा एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी, ठीक है। तो बायोबिलिटी जस्ट कितना ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, कितनी देर में, उसको बायोबिलिटी बोलते हैं। यदि एब्जॉर्प्शन पूरा समझ में आ जाता है तो बायोबिलिटी में फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, कुछ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम है। तो एब्जॉर्प्शन क्या था, ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के 5 मैकेनिज्म देखे थे, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, कोर ट्रांसपोर्ट और पिनोसाइटोसिस।
फिर फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, बायोबिलिटी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है, और बायोबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, ठीक है। चलो फटाफट आंसर करते चलना। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिफाइन एज, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एंट्री ऑफ ड्रग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एंट्री ऑफ ड्रग इनटू ब्लड फ्रॉम साइट ऑफ इनिशिएशन, ठीक है, और बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द रिसेप्टर, क्या होता है? एंट्री ऑफ ड्रग इनटू ब्लड फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग का जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन? भूल गए? जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है, जो लाइपोफिलिक नेचर की होती है, और मैक्सिमम ड्रग जो होती है किसको फॉलो करती है? पैसिव डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अपने आप क्या करती है? वो मूव कर जाती है, ठीक। हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाँ पैसिव तो बोला मैंने, क्या बोल रहे हो? एक्टिव में एनर्जी लगती है, ठीक है, एक्टिव में कम ड्रग जाते हैं ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा फॉलो करती है ड्रग, ठीक है। मोस्ट ऑफ ड्रग पैसिव ट्रांसपोर्ट से डील है ना। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? कैरियर मीडिएटेड में क्या था? ड्रग को यदि एब्जॉर्ब करना है तो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होगी, बॉडी कुछ कैरियर मॉलिक्यूल सिक्रेट करेगी, जिसके बाद क्या होगा? ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हुए, इंट्रिंसिक फैक्टर ने B12 से बॉन्ड बनाया और फिर B12 को एब्जॉर्ब करके कहाँ ले गई? वो ब्लड में ले गई, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑस्मोसिस या सिंपल फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन को तो पोर्ट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं हम, ठीक है। ऑस्मोसिस लोअर टू हायर, पैसिव में अपने आप जा रहा था, क्या? एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी और कैरियर दोनों लगते हैं, और एक जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है? केवल कैरियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये एडीएमए से रिलेटेड कुछ है, हो सकता है अभी पूरा एडीएमए नहीं पढ़ा तो बाकी बच्चों को नहीं समझ में आए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सिबल ट्रांसफर ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, रिवर्सिबल मतलब ब्लड से टिश्यू में गया और टिश्यू से वापस क्या हो गया? ब्लड में ड्रग आती है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर, पोलर ड्रग को पोलर ड्रग बैरियर मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है हर एक ड्रग को ब्रेन में जाने नहीं देता, पर यदि पोलर है तो नहीं जा पाएगी। लाइपोफिलिक ड्रग और जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है वही ड्रग जाती है ना, पोलर जो पानी में घुल जाए, पोल मतलब चार्ज की बात करें, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली मैक्सिमम ड्रग का कहाँ होता है? लीवर में होता है, तो ट्रू है। फेज 1 फेज 2 आगे पढ़ा दूंगा मैं। बायो फेज 1 रिएक्शन इंक्लूड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, फेज 2 को कंजुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं, हाँ ट्रू है। एंजाइम्स इंडक्शन, यदि आप एंजाइम के काम को बढ़ा दोगे तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होगा? बढ़ेगा, ये भी ट्रू है। किडनी इज द मेजर ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, ये एलिमिनेशन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ये भी ट्रू है। और लाइपो है ना, लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर रैपिडली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, फॉल्स है। भाई लिपिड सॉल्युबल होगा, यूरिन तो कैसा होता है? एक्वस नेचर का होता है, तो कैसे निकलेगी वो? देर से निकलेगी ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है? जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है उसको पहले हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करती है, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाती है, तभी वो यूरिन में निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो एट्थ जो है वो फॉल्स है। चलो वीक एसिडिक ड्रग, आराम से शांति से समझ के आंसर करना। बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन, एसिडिक कहां से एब्जॉर्ब होगी? भूल गए? स्टोमक से, इंटेस्टाइन में जाकर तो आयनाइज हो जाएगी, ठीक है। बेसिक इंटेस्टाइन से होगी, वीक बेसिक है ना, या वीक पूछा है ना, वीकली एसिडिक ड्रग। और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बोलो तो थ्रू आउट द जीआईटी एब्जॉर्ब हो, तो खाते से ही एब्जॉर्ब वो होती है, आयनाइज हो जाती है। वीक मतलब कमजोर, वीकली एसिडिक ड्रग एक ही बात है, ठीक है। तो वीक एसिडिक ड्रग स्टोमक से जल्दी एब्जॉर्ब होगी, वीक बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन से जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा तो कहीं से भी एब्जॉर्ब। स्ट्रॉन्ग का मतलब ही होता है कि खाते से आयनाइज हो गया हो, ठीक है, पानी लगा तो टूट गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का रिवर्सिबल ट्रांसफर मतलब ब्लड से टिश्यू या फ्लूइड में गया वापस आ गया, ठीक है, रिवर्सिबल ट्रांसफर टू द टिश्यू। मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग का चेंज हो जाना, मेटा केमिकल मॉडिफिकेशन, क्या बोलते हैं हम? केमिकल अल्टरेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से निकल जाना, द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी।
और बायोअवेलेबिलिटी मतलब फ्रैक्शन है अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ड्रग का कितना अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया उसको हम क्या कहते हैं, बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एंडो वेसिकल बनेगा फिर ड्रग अंदर जाएगी। एब्जॉर्प्शन ड्रग में यूजफुल फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग तो पेशिव डिफ्यूजन से चली जाती है, स्मॉल लिपिड से पेशिव से। लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन है ना और विटामिन ए डी के लिपिड सॉल्युबल ये सारे कैसे जाते हैं, एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वो कैसे चले, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह तो पोर्ट ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, ठीक है। चलो वीक बेसिक ड्रग बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन, कहाँ से एब्जॉर्ब होगी बेसिक ड्रग, अल्कलाइन मीडियम से। अल्कलाइन ड्रग अल्कलाइन में एब्जॉर्ब होगी ना, तो कहाँ से एब्जॉर्ब होगी वो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन मिनिमम ही होता है, ठीक है। स्टोमक से एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो कहाँ से एब्जॉर्ब होगी ये, स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज प्रोवाइडेड मेनली बाय, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है, हम यदि जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो ड्रग मैक्सिमम कहाँ से, स्टोमक, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलोन। स्मॉल इंटेस्ट ना, डिओडेनम तो और छोटा है, ये स्टोमक, ये डिओडेनम, ये सी सेप को बोलते हैं। स्मॉल में सब आ गया, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम सब आ गया ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ड्रग्स मैक्सिमम कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ड्रग लाइक ग्रेशोफल्विन, ग्रेशोफल्विन जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है। सो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन विथ फास्टिंग वाटर मील के हाई फैट मील। ग्रेशोफल्विन जो होता है वो लाइपोफिलिक नेचर का होता है, यदि हम लिपिड ज्यादा लेंगे तो लिपिड में डिजोल्व होकर वो फिर क्या होता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एंटरिक कोटेड टेबलेट आर डिजाइन टू, एंटरिक कोटेड टेबलेट क्या होती है, सारी टेबलेट जो अनकोटेड मैक्सिमम जो होती है वो कहाँ जाकर टूटती है, मैक्सिमम तो स्टोमक में टूट जाती है, बट एंटरिक कोटेड वो होती है जिनके ऊपर एंटीकोडेड पॉलीमर की कोटिंग होती है, लाइक CAP, सिल्लो एसिड थैलेट। ये पॉलीमर जो होता है इंटेस्टाइन में जाकर इसका कवर गलता है, फिर जाकर टेबलेट में डिसइंटीग्रेट होती है। तो कहाँ डिसइंटीग्रेट होती है, इंटेस्टाइन में। डिजॉल्व इन स्टोमक नहीं, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टोमक एसिड, प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं, और जो पेट में छाले कर दे तो उसको भी एंट्रिक कोटेड बना दो, ठीक। तो एसिड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पे एंट्रिक कोटेड पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेरेंटल रूट बाईपास, यदि हमने ड्रग डायरेक्ट इंजेक्ट कर दी तो किस चीज को बाईपास करेगा वो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब ड्रग सीधे सीधे लीवर में नहीं जाएगी, वो सीधे कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। पेशिव डिफ्यूजन क्या होता है, पेशिव डिफ्यूजन जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में क्या करता है, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल लगेंगे, ठीक है, बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। पिनोसाइटोसिस, इंगल्फिंग होती जो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे विटामिन वगैरह, फिर वो इंगल्फिंग ऑफ ड्रग पार्टिकल्स। और IV एडमिनिस्ट्रेशन की बायोबिलिटी हमेशा क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। बायोबिलिटी डिफाइन एज, बायोबिलिटी क्या होता है, रेट है ना एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच रिचेस टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड, ठीक है। ड्रग कितनी और कितनी देर में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोबिलिटी कहते हैं। विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर गिव्स 100% बायोबिलिटी, कौन से रूट की बायोबिलिटी 100% होती है, ये भी एग्जाम में पिछली बार फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा था। हाँ IV सीधे सीधे पूरा ब्लड में ही जा रहा ना, 100% ब्लड में। अब 10 mg लगाओगे तो 10 जाएगा, 20 लगाओगे तो 20 जाएगा। तो IV रूट की बायोबिलिटी हमेशा क्या होती है, 100% होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ओरल बायोबिलिटी, डिक्रीज ओरल बायोबिलिटी, यदि कोई ड्रग आप ओरली खाओगे तो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम जाएगी, किस चीज के कारण कम जाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाँ, लीवर में तो भी, सॉल्युबिलिटी कम है तो भी, ड्रग पेट में जाकर हाथों में टूट रही तो भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो फैक्टर होते हैं ड्रग की बायोबिलिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं।
पेशियो डिफ्यूजन रिक्वायर एनर्जी, पेशियो में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, फॉल्स है ना। लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर एब्जॉर्ब मोर इजीली देन वाटर सॉल्युबल ड्रग, ठीक है, लाइपोफिलिक ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, हाँ ये अफेक्ट करता है ना, जो जल्दी खाली हो गया पेट से आता है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। वीक एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब, वीक एसिड्स बेटर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, क्या है, हाँ याद हो गया, मतलब फॉल्स है ना, ठीक है। फिर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एनहांस द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ट्रू है। बायोबिलिटी ऑफ आईवी ड्रग इज 50%, फॉल्स है, 100% होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज द ओरल बायोबिलिटी, ट्रू है, याद है ना भाई, लीवर में ड्रग डिजॉल्व टूट जाएगी तो ब्लड में कम पहुंची हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन। लीवर डिसीज में इंक्रीज द बायोबिलिटी ऑफ सम ड्रग, हाँ बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती थी, लीवर खराब है हमारा, ठीक, ओरली खाओगे तो। ड्रग फार्मूलेशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द बायोबिलिटी, नहीं, ड्रग फार्मूलेशन बायोबिलिटी को अफेक्ट करता है, या नॉट लिखा है भाई, आप इंजेक्शन लो तो जल्दी मतलब 100% बायोबिलिटी है, ठीक है। में इंक्रीज बायोबिलिटी ना, में इंक्रीज मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, अब ओरल ड्रग खाई कोई ने, अब लीवर हमारा कमजोर है, उसको नहीं तोड़ पा रही होगी, ठीक है, तो बायोबिलिटी उस केस में ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ समझ में आ गया, सिरप लोगे तो ज्यादा बायोबिलिटी, टेबलेट कैप्सूल की थोड़ी सी कम बायोबिलिटी होगी, ठीक है, लिक्विड जल्दी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग है हाई बायोबिलिटी ओरली, लो एब्जॉर्प्शन ऑयली है ना ओरली, नो एब्जॉर्प्शन ओरली, या अनअफेक्टेड एब्जॉर्प्शन। लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बायोबिलिटी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होगी। विच ड्रग हैज वेरी हाई ओरल बायोबिलिटी, 100% के आसपास। डाइजीपाम, मॉर्फिन, लिडोकेन, प्रोपेनालोल, डाइजीपाम का एग्जाम में पूछते हैं ना, डाइजीपाम हो गया, लियोफ्लॉक्सासिन हो गया, इनकी बायोबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, हाईली लाइपोफिलिक ड्रग है वो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज वेरी पुअर ओरल बायोबिलिटी, वेरी पुअर, वेरी पुअर, भाई एस्पिरिन तो ओरली खाते हैं हम, पैरासीटामोल भी खाते हैं, ऐसे याद करो, डाइजीपाम भी खाते हैं। इंसुलिन कहाँ लेते हैं, इंसुलिन हमारे पेट में क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, हमारा एसिड और एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड हार्मोन है, तो डिग्रेड हो जाएगा, तो बायोबिलिटी इसकी हमेशा बहुत ही कम होगी। पुअर बायोबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू, टेट्रासाइक्लिन जो होगा वो आयरन और कैल्शियम इनके साथ में क्या करता है, चिलेट बना लेता है, टेट्रासाइक्लिन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये ओवरऑल था किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा घर से पढ़ के आना, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ना मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोटीन बाइंडिंग पे आता है, और एलिमिनेशन में वीक एसिड बेसिक, यूरिन के पीएच को चेंज करोगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकते हैं।